नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो जैसा कि आप जानते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे थे, उसके अंतर्गत राजस्थान का बजट हमने शुरू किया, जिसमें लास्ट 2 क्लास हमारी हो चुकी हैं। आज राजस्थान के बजट की ये आखिरी क्लास है। तो शुरुआत करते हैं सीधा क्वेश्चन के साथ। क्या है पहला क्वेश्चन कि वर्ष 2022-23 में प्रस्तुत राज्य के प्रथम कृषि बजट के अंतर्गत स्वीकृत राशि राज्य के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GSDP का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन एक बार आप दोबारा पढ़ के अच्छे से समझिए। क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि इस बार, जैसा कि आपको पता है, पहली बार राजस्थान में कृषि बजट प्रस्तुत किया गया अलग से। ये क्वेश्चन कल की क्लास में भी था। कौन से साल में ये बजट 2022-23 में पहली बार या पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया। तो इस कृषि बजट के तहत जितनी राशि आवंटित की गई, वो जो राशि है वो कुल राज्य के जो सकल घरेलू उत्पाद है, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, GSDP यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका कितना परसेंटेज है। और ऑप्शन आपके क्या क्या है, 6.52, 4.36, 5.92 या 8.1। क्वेश्चन समझ में आया कि कृषि बजट के लिए जितनी राशि आवंटित की गई है वो स्टेट का जो GDP है यानी कि GSDP है, उसका कितना परसेंटेज है। 4 ऑप्शन आपके पास ये है। तो इससे पहले कि आप इसका आंसर बताएं, हमें 2 चीज़ें पहले पता होनी चाहिए। कौन कौन सी 2 चीज़ें? एक तो SGDP कितना है राजस्थान का, मतलब 2022-23 का अनुमानित जो SGDP है वो कितना रहने का अनुमान है। दूसरा, कृषि बजट में कितनी राशि आवंटित की गई, फिर तो हम परसेंटेज हमको पता हो सकता है। तो जो राज्य का SGDP है उसका अनुमान इतना है, कितना, 13.34 लाख करोड़ रुपए। कौन से साल के लिए? तो आगामी वित्त वर्ष यानी कि 2022-23 के लिए ये अनुमान होता है। जब सरकार प्रस्तुत करती है बजट, तो अगले साल की जो GDP है वो कितने रहने का अनुमान है। तो इतना अनुमान था, कितना, 13.34 लाख करोड़ रुपए। और इस बार जो कृषि बजट में सरकार ने पैसा आवंटित किया वो कितना था, वो था 78,938 करोड़ 68 लाख रुपए। 78,938 करोड़ 68 लाख रुपए पहला कृषि बजट जो इस बार आया, उसमें इतनी राशि आवंटित की गई। कृषि बजट की चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि पहला कृषि बजट है, पहली बार आया। तो हो सकता है अगर आपसे आंकड़े भी पूछे तो कितना आवंटित किया गया है, तो कृषि बजट में इतनी राशि आवंटित की गई, 78,938 करोड़ 68 लाख रुपए। और ये राशि, इस राशि का यानी कि जो टोटल GDP है राजस्थान की, उस अनुमानित 2022-23 का, उसका कितना परसेंटेज है। तो आंसर आएगा 5.92। आपको ये तो जरूर याद रखना ही रखना है। हो सकता है ये आंकड़े अगर ना भी पूछें तो ये तो आपको याद रखना ही है कि कृषि बजट जो है वो स्टेट GDP का कितना प्रतिशत था इस बार। तो 5.92, अगर आप एस्टिमेट में कह सकते हैं तो लगभग 6% कृषि बजट जो कुल जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है उसका। इसमें एक और जो चीज़ है ये लिखी हुई है 4.36, ये भी हमारे जो राजस्थान का बजट है उससे संबंधित एक आंकड़ा है। इतना परसेंटेज क्या है, ये राजकोषीय घाटा जो है राजस्थान का, राजकोषीय घाटा, ये किसके अनुपात में, जो GSDP इस साल की यानी कि 2022-23 की राज्य की जो GDP है उसके अनुपात में जो राजकोषीय घाटा था, यानी कि उसका कितना परसेंटेज राजकोषीय घाटा था कुल GDP का राजस्थान की, तो वो था 4.36। तो इस लिहाज से ये आंकड़ा भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन कृषि बजट वाले ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पहली बार जो चीज़ हुई है इसलिए। राजकोषीय आंकड़े की भी जो चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, जो भारत सरकार का बजट है उसमें भी पूछे जाते हैं। तो राजकोषीय घाटा जो है वो राजस्थान की GDP का कितना परसेंटेज है, इस बार कितना परसेंट रहने का अनुमान है 2022-23 में, तो वो है 4.36। ठीक है, ये इसका इतना परसेंटेज रहा, ये पुराना अनुमान है जो रहा, जबकि अनुमान कितना था सरकार का, वो सरकार ने जो अनुमान लिया था वो था 4.37%। तो ये मतलब पुराना एक आंकड़ा हो गया, कहने का मतलब 2021-22 का ये इतना रहा। सरकार का अनुमान कितना था, मतलब सरकार ने अपने टारगेट कितना लिया, वो लिया था कि इतना तक रहना चाहिए 4.37 तक, और रहा कितना 4.36 राजकोषीय घाटा।
अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, आंकड़ों में ज़्यादा मतलब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, सिंपल से अभी दो ही आंकड़े हैं केवल, ये राजकोषीय घाटे का अनुमान है जीडीपी में राजस्थान की, और ये कृषि बजट का अनुमान है राजस्थान की जीडीपी में। अब एक तीसरी चीज़ और पूछी जा सकती है, वो होती है राजस्थान की जीडीपी का भारत की जीडीपी के अनुमान में, मतलब दोनों के कंपैरिजन में कितना परसेंटेज है जो राजस्थान की जीडीपी का योगदान है देश की जीडीपी में। तो जो पुरानी आर्थिक समीक्षा आ चुकी है, मतलब एक साल पहले की 2021-22 में, तो 2021-22 में राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना परसेंटेज थी, मतलब कितना उसमें योगदान था, तो वो था 5.15%। क्योंकि 2022-23 तो अभी चल ही रहा है बजट, और जो फाइनल आंकड़े पूछे जाते हैं पुराने, वो आर्थिक समीक्षा में एक साल पुराने होते हैं। तो 2021-22 में भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का जो अनुपात था, परसेंटेज था, वो था 5.15%। क्योंकि जो भारत की जीडीपी थी 2021-22 में, वो कितनी थी, 232.15 क्या लाख करोड़, इतने रुपए थी भारत की जीडीपी। और राजस्थान की कितनी थी प्रचलित कीमतों पर, प्रचलित पर ये है, राजस्थान की थी 2021-22 में 11.96 लाख करोड़। तो ये इसका कितना परसेंटेज था, तो ये इसका परसेंटेज है 5.15%। बहुत ज़्यादा नहीं परेशान होना है, केवल 2-3 आंकड़े याद रखने हैं। कैसे, कृषि बजट कितना परसेंट है राज्य की जीडीपी का, 5.92। राजकोषीय घाटा कितना परसेंट रहा राज्य की जीडीपी का, 4.36। जबकि सरकार का अनुमान कितना था, सीमा कितनी थी, 4.37 तक थी, लेकिन इतना ही रहा, मतलब थोड़ा सा कम ही रहा। और भारत की जीडीपी में राजस्थान की जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान है, तो लगभग 5% आप याद रख सकते हैं, लगभग 5% योगदान है। एग्जैक्टली कितना है, 5.15%। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं वापस कह रहा हूँ, क्योंकि कृषि बजट पहली बार आया है, पहली बार प्रस्तुत किया गया है। सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो यही पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला कृषि बजट कब आया, राज्य का पहला जेंडर बजट कब आया, ये चीज़ें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। या एक चीज़ और थी जो कि राज्य का पहला पेपरलेस बजट कब आया। और अगर कृषि बजट का आंकड़ा पूछें, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछें कि भाई कितना था कृषि बजट में, कितनी राशि आवंटित की गई, तो इतनी, और ये राज्य की जीडीपी का कितना परसेंटेज था, तो इतना, और राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना परसेंट रहा, तो इतना, और राजकोषीय घाटा जो जीडीपी का कितना परसेंट रहा, तो इतना। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या है, राज्य बजट 2022-23 में निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल हमें स्थान का नाम याद रखना है, इसमें बजट के कोई आंकड़े याद नहीं रखने। इसमें केवल बजट में घोषणा की गई कि एक एंटी नारकोटिक्स चौकी बनाई जाएगी। नारकोटिक्स आप समझते ही हैं, तो जो नशीली दवाएं वगैरह उन पर रोक लगाने के लिए सरकार जो एक चौकी बनाएगी एंटी नारकोटिक्स, वो कहाँ बनाई जाएगी, मालारामपुर, संगरिया, हनुमानगढ़ में ये चौकी बनाई जाएगी। और जो बाकी के 3 स्थान हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि सरकार यहाँ क्या बनाएगी, घोषणा की गई बजट में कि यहाँ विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। ये न्यायालय विशेष क्यों होंगे, क्योंकि ये किससे संबंधित होंगे, पोक्सो, क्या है पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, मतलब बच्चों को लैंगिक अपराध से रोकने के लिए जो अधिनियम लाया गया उससे संबंधित विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। कब लाया गया ये अधिनियम, कब से है ये प्रभाव में, 2012 से। तो पोक्सो अधिनियम उनके सिलेबस में तो है ही, जो आरएस का मेन एग्जाम देंगे उसमें है ही। और बाकी इन तीनों शहरों में ये विशेष न्यायालय बनाए जाएंगे। तो हो सकता है ऑप्शन में ये भी पूछा जाए, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, इनमें से कौन से शहर में विशेष न्यायालय पोक्सो अधिनियम के तहत बनाए जाएंगे, तो मेड़ता नागौर में, सीकर में और चित्तौड़गढ़ में। और मालारामपुर, संगरिया, हनुमानगढ़ में क्या बनाया जाएगा, एंटी नारकोटिक्स चौकी। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य बजट 2022-23 में घोषित ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए तकनीकी सहायता लेने हेतु किस संस्थान के साथ एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है। एमओयू क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब एक समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया जाता है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, समझौता। ये समझौता पत्र कौन से संस्थान के साथ हस्ताक्षरित किया गया, तो ये वाली बात मैंने सुजस वाली क्लास में बताई थी, और वहाँ ये मिस प्रिंट हुआ था। IIIT कोटा को उसमें क्या लिख दिया गया था, IIT कोटा, मैंने भी IIT कोटा ही बोल दिया था। ये दरअसल है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी। कहाँ है ये? कोटा में। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके साथ राज्य सरकार ने एक MOU यानी कि समझौता पत्र हस्ताक्षरित किया है, जिसके सहयोग से ब्लॉकचेन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस राजस्थान में बनाया जाएगा। अब दो क्वेश्चन आते हैं माइंड में, एक तो ब्लॉकचेन क्या होता है और इनके साथ मतलब क्या क्या कितने बजट का ये जो है ये मतलब सेंटर बनाया जा रहा है। तो बजट पहले मैं लिख देता हूँ। बजट में जो घोषणा की गई थी तो ये सेंटर कितने बजट का है? तो 30 करोड़ रुपए बजट में घोषणा की गई थी, 30 करोड़ रुपए। बाद में बढ़ा दिया गया बजट और कितना कर दिया गया? 33.28 करोड़ रुपए। और इसमें से 4.24 करोड़ रुपए इसी वित्तीय वर्ष में, मतलब जो चालू वित्तीय वर्ष है उसी में खर्च किए जाएंगे, चालू वर्ष में ही। और बाकी की जो राशि है वो आगामी 5 वर्षों में खर्च की जाएगी। ब्लॉकचेन क्या होता है एक सिंपल सा मैं अभी समझा देता हूँ, बाकी RAS के सिलेबस में है, मेन एग्जाम में आप पढ़ोगे क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन, तब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ब्लॉकचेन में दो शब्द हैं, एक है ब्लॉक और एक है चेन। अब यहाँ ब्लॉक मतलब क्या होता है? ब्लॉक मतलब एक तरह के टुकड़े आप जिसको कह सकते हो, छोटे छोटे ऐसे ब्लॉक। तो यहाँ देखने में कोई फिजिकली ब्लॉक नहीं होते, ये डेटा के एक ब्लॉक होते हैं जहाँ डेटा स्टोर किया जाता है और सारे ब्लॉक एक से दूसरा इंटरलिंक है। मतलब एक ब्लॉक में जो लास्ट जानकारी थी, जो लास्ट इंफॉर्मेशन थी, उससे रिलेटेड लिंक होगा दूसरे ब्लॉक में जो पहली जानकारी होगी। मतलब एक चेन की तरह जुड़े होंगे एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक, वही कहलाता है, वही टेक्नोलॉजी कहलाती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसका मेन उपयोग क्या है? डेटा का स्टोरेज करना। तो ऐसा सेंटर राजस्थान में बनाया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सहयोग के द्वारा, जो कोटा में स्थित है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य बजट 2022-23 में पूर्व पेंशन योजना OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत ज़्यादा चर्चा में है आजकल। न्यूज़पेपर में हर दिन जो गवर्नमेंट जो अपने कुछ योजनाओं का प्रचार कर रही है उसमें फ्रंट पेज पे आप देख रहे होगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम बार बार चर्चा में है। इसको लागू करने की घोषणा की गई। कब घोषणा की गई? 2022-23 में। तो इसके अंतर्गत किस तिथि को नियुक्त कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त होगा? तो आपके ऑप्शन क्या क्या है? 1 जनवरी 2004, 11 जनवरी 2008, 2022, 23 फरवरी 2022 या 1 जनवरी 2008। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम है तो कब से लागू, यानी कि कौन सी डेट से जो कर्मचारी थे वो डेट या उसके बाद जो नियुक्त हुए हैं उनको ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ होगा। तो 2004 में एक NPS करके यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम आई थी और उसके आने के बाद से ये ओल्ड OPS यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो बंद हो गई। अब राज्य सरकार ने इसको वापस शुरू किया है और 1 जनवरी 2004 या उस डेट के बाद से जो भी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं अब उन सभी को इस पेंशन स्कीम का लाभ प्राप्त होगा। ये डेट तो आप जानते होंगे, 23 फरवरी 2022 को क्या हुआ था? तो इस दिन राज्य का बजट पेश किया गया। कौन सा? 2022-23 वाला बजट 23 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? राज्य बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? योजना का नाम क्या है? कृषक साथी योजना। अब इससे ये पता तो चल रहा है ये योजना इस बजट में घोषित नहीं की गई है, क्योंकि इसमें लिखा है इसकी राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है, यानी कि योजना पहले ही घोषित कर दी गई थी। और कब घोषित कर दी गई थी? तो वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने एक घोषणा की। और क्या घोषणा की? कि बनाया जाएगा एक कृषक कल्याण कोष। और इसी कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत एक योजना लॉन्च की गई जिसका नाम था मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। और जब ये योजना शुरू की गई यानी कि वर्ष 2021-22 में, तब इसके तहत कितना प्रावधान था बजट का? तो वो था 2000 करोड़ रुपए, जिसको अब यानी कि नए बजट में कौन से 2022-23 के में बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5000 करोड़ रुपए। इस योजना के तहत कुल 11 मिशन हैं, अलग अलग तरह के 11 मिशन हैं। उनमें से कुछ के नाम तो हम आने वाले 1-2 क्वेश्चन में देखेंगे ही। बाकी के जो पूरे 11 मिशन हैं डिटेल में अगर आप बजट में पढ़ पाएं तो बहुत ही अच्छा है, वरना हम जब इनका PDF देंगे, PDF थोड़ा सा लेट हो रहा है, अभी शायद 2 ही क्लास का आपको मिल पाया PDF, तो आने वाले 2-3 दिन में सारी क्लासेज जितनी भी हैं उनके PDF आपको प्रोवाइड करा देंगे। लेट होने का रीज़न भी ये है क्योंकि हम सीधा इस पैनल का PDF तो दे ही नहीं रहे,
रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, यहाँ मैंने केवल समझाने के हिसाब से चीज़ें लिखी हैं, तो सारी एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगी। इन्हीं को एक अलग तरीके से पूरे अच्छे फॉर्मेट में टाइप करवा के दोबारा आपको दिया जा रहा है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगा है। आने वाले 2-3 दिन में सारी जो भी PDF है अब तक की क्लास की वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगी। उसका फ़ायदा एक ये भी होगा कि यही सारी योजना, जैसे अगर मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है, तो इसकी हो सकता है जब मैं बोलता हूं तो कोई ना कोई जानकारी छूट जाती हो, तो PDF में जो सारी जानकारी है एक साथ वो आपको दे दी जाएंगी। इस योजना के 11 मिशन है, तो सारे जो 11 मिशन हैं कौन कौन से हैं, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान है, वो सब जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा PDF का उसमें प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना कहाँ की जाएगी, कहाँ की जाएगी। भरतपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या जोधपुर। तो क्या होगा इसका उत्तर? पुराने वाले क्वेश्चन का मैंने आंसर लिखा था कि हाँ 5000 करोड़। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स की स्थापना, ये होगा आंसर जोधपुर। जोधपुर में एक विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी है, कौन सी? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय यानी कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में इस सेंटर की स्थापना की जाएगी। कौन से सेंटर की? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मिलेट्स। मिलेट्स को आप सामान्यतः बाजरा समझ सकते हैं, लेकिन इसमें बाजरा जैसे 2-3 जो मोटे अनाज हैं वो इसमें शामिल होते हैं, उनमें से एक क्या है? बाजरा। तो इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये भी जो मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना है उसी के तहत एक मिशन है। कुल 11 मिशन है उसमें से एक मिशन है राजस्थान मिलेट्स, जिसको सामान्यतः आप बाजरा समझ सकते हैं। राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन। तो राजस्थान मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन यानी कि बाजरा और उसके उत्पादन में वृद्धि की जाए, किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा कुछ चीज़ें दी जाएं, जैसे कि फर्टिलाइजर वैसा दिया जाए या उनको उन्नत किस्म के बीज दिए जाएं। तो इस तरह की चीज़ों से मिलेट्स के प्रोत्साहन को फ़ायदा मिले, इसके लिए एक सेंटर इस पर रिसर्च के लिए बनाया जा रहा है। कहाँ? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिलेट्स की स्थापना कहाँ? जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में। बजट इसका कितना रखा गया है? तो 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ इसकी स्थापना की जाएगी। ये जो मिशन है ये मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के 11 मिशन में से एक है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन का उद्देश्य क्या है? फसल सुरक्षा, किसानों को फसल बीमा प्रदान करना, फसल नुकसान पर मुआवजा देना, जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कीट प्रतिरोधी फसल की किस्म विकसित करना, या चौथा ऑप्शन नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकना। तो ये जो दोनों पहले और दूसरे जो ऑप्शन है ये तो आपको याद आया होगा। ये कौन सी है? ये है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अभी आजकल चर्चा में बहुत ज़्यादा थी। क्यों थी चर्चा में? क्योंकि जब इस बार राजस्थान में बारिश थोड़ी ज़्यादा हुई, जो अनुमान था उससे ज़्यादा हुई, तो बहुत सारे जो एरिया हैं राजस्थान के उनमें जो फसल हैं वो डूब गई, और सरकार इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो फसल हैं जो खराब हुई है उनका मुआवजा देती है, उनको बीमा कवर प्रदान करती है। तो ये योजना तो हो गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब बचे 2 ऑप्शन। क्या कोई जैव प्रौद्योगिकी मतलब बायोटेक्नोलॉजी के प्रयोग द्वारा कीट प्रतिरोधी फसल की किस्म विकसित करना, और या फिर है नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकना। तो ये 2 ही में से कौन सा आंसर है इसका? ये है नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकना। इसको नाम दिया गया फसल सुरक्षा मिशन। जैसे कि अगर आपको ये योजना याद थी तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे कैसे कि आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, अब बचे 2। तो जिन लोगों का ये कंसेप्ट है जो सोचते हैं कि जो सबसे लंबा ऑप्शन है ज़्यादातर वही आंसर होता है, कई बार आपको तुक्का बैठ जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है कि जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग द्वारा कीट प्रौद्योगिकी की फसल की किस्म विकसित करना, तो ऑप्शन लंबा हो गया, और दिया भी सी वाला ऑप्शन है। ज़्यादातर लोगों को लगता है बी या सी जो आंसर होगा वही होगा, और उनमें से जो सबसे बड़ा ऑप्शन है वही आंसर है। तो यहाँ ऐसा नहीं है, वो वाली तिकड़म थोड़ी पुरानी हो गई है। तो नीलगाय व आवारा पशुओं से फसल नुकसान को रोकना इसका आंसर है। 2 ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए। इस योजना के तहत, मतलब कौन सी योजना के तहत? फसल सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने प्रावधान किया
कि तारबंदी की जाएगी किसान के फसलों की और उसके लिए सरकार अनुदान देगी। और अनुदान कितने रुपए तक दिया जाएगा, तो 100 करोड़ रुपए तक अनुदान सहायता दी जाएगी। अनुदान का मतलब क्या होता है कि कुछ राशि किसान को खुद लगानी है और कुछ सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी। और इसमें क्या है, इसमें कितनी भूमि तक, तो यानी कि 1.5 हेक्टेयर, ये जो भूमि है ये न्यूनतम क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी सरकार अनुदान देगी उस किसान को। पहले इस योजना में क्या था, एक प्रावधान था कि 3 किसानों के खेत को मिलाकर या 3 किसान जो मालिक हैं उनको मिला के 1 यूनिट मानी जाती थी कि 3 लोग जब एक हो जाएंगे, मतलब उनका जितना फसल का एरिया है या खेत का जो एरिया है, तब किसान, जब सरकार उसके लिए देगी क्या सहायता, तारबंदी के लिए। लेकिन अब इस नए बजट में एक ही किसान को, एक ही इंडिविजुअल माना गया है, मतलब 3 किसान की यूनिट बनाने की जरूरत नहीं है। अब सरकार हर इंडिविजुअल किसान को इस योजना के तहत लाभ देगी, लेकिन शर्त यह है कि न्यूनतम क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, 1.5 हेक्टेयर, और इसके तहत अनुदान सहायता कितनी है, 100 करोड़ रुपए। समझ में आया, क्योंकि नीलगाय बहुत सारी फसलों को नुकसान करती हैं, आवारा जो पशु होते हैं खा जाते हैं फसल, उसके लिए चारों तरफ बाड़ाबंदी या तारबंदी की जाएगी। यही योजना कौन सी है, राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो जैसा कि अभी मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले डिस्कस किया था कि मुख्यमंत्री कृषक साथी जो योजना है इसमें कुल 11 मिशन शामिल हैं। 2-3 तो अभी हमने पढ़े, बाकी ऑप्शन में देखते हैं कौन कौन सा है। इसमें पूछा गया कौन सा शामिल नहीं है, तो राजस्थान जैविक खेती मिशन ये इसमें शामिल है, राजस्थान भूमि उर्वरकता मिशन ये भी इसमें शामिल है, राजस्थान खाद्य प्रसंस्करण मिशन ये भी शामिल है, और राजस्थान मक्का प्रोत्साहन मिशन ये शामिल नहीं है। तो मक्का प्रोत्साहन मिशन इसमें शामिल नहीं है। कौन सा मिशन है जो इसके तहत शामिल है, वो है मिलेट्स प्रोत्साहन मिशन, यानी कि बाजरा। सामान्यतः मैं बाजरा कह रहा हूँ, बाकी मिलेट्स का मतलब सिर्फ बाजरा नहीं होता है, 2-3 तरह के अनाज होते हैं, मोटे अनाज। तो ये इसका मिशन में शामिल नहीं है। बाकी के जो 11 मिशन हैं जो डिटेल में है सारे, वो PDF में दे दी जाएंगे। यहाँ एक एक को पढ़ाने का मतलब फिर क्लास बहुत लेंथी हो जाएगी। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत प्रति लीटर दूध पर दी जाने वाली अनुदान राशि कितनी है। तो कितनी अनुदान राशि, 2 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये या 3 रुपये, क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है 5 रुपये। तो ये जो मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना है, इसमें आपको 3 अलग अलग डेट्स याद रखनी है। यही योजना जब मैंने सुजस वाली क्लास में भी पढ़ाई थी, तो उसमें मैंने डेट बताई थी क्या, कि ये कब से शुरू हुई है, 1 फरवरी 2019 से। एक डेट ये है और ये डेट भी एक तरह से सही है, लेकिन आर्थिक समीक्षा में एक और डेट है, और वो डेट क्या है, 1 अप्रैल 2013। तो दरअसल ये जो 2013 वाली डेट है, तब सबसे पहले ये योजना शुरू हुई थी 1 अप्रैल 2013 को, लेकिन 1 फरवरी, लेकिन जब इसके बाद सरकार चेंज हुई तो सरकार, दूसरी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने इस योजना को या इस योजना के तहत जो दी जाने वाली अनुदान राशि उसको बंद कर दिया, और योजना जो पुनः शुरू हुई वो शुरू हुई कब, 1 फरवरी 2019 से। और इसमें कितनी राशि दी जाती थी, पहले इसमें दिया जाता था प्रति लीटर दूध पर 2 रुपये अनुदान। इसका मतलब क्या है, ये दुग्ध उत्पादकों को एक तरह का प्रोत्साहन था कि अगर वो दूध का ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करेंगे तो सरकार उनके लिए कितनी राशि देगी, 2 रुपये राशि, 2 रुपये प्रति लीटर पर देगी, जिसको अब नए बजट में, यानी कि जो 2022-23 वाला बजट है, उसमें इस राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो ये कर दिया गया है 5 रुपये लीटर। 2 से अब 5 रुपये लीटर कर दिया गया है। और घोषणा कब की गई थी, तो बजट 2022-23 में। लेकिन अब ये 5 रुपये मिलने कब से शुरू हुए हैं, तो ये मिलने शुरू हुए हैं, यहाँ तीसरी और एक डेट याद रखनी है आपको, वो है 1 अप्रैल 2022। इससे ये जो नई रकम है यानी कि 5 रुपये, अब ये मिलनी शुरू हो गई है, जिसकी घोषणा की गई थी बजट भाषण में 2022-23, यानी कि 23 फरवरी 2022 को इसकी घोषणा की गई, और 1 अप्रैल 2022 से जो ये नई रेट है वो मिलनी शुरू हो गई। अब देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। ये है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 कौन से विभाग द्वारा संचालित की जाएगी। योजना का विभाग पूछा गया है। ये भी नई योजना है, 2022 में लॉन्च की गई है। इसके सारे पैरामीटर इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है ऑप्शन, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग या ग्रामीण विकास विभाग। तो दरअसल पहले समझ लेते हैं योजना क्या है। उद्यम प्रोत्साहन,
उद्योगों को प्रोत्साहन देना, किन के लिए? राजस्थान के दलित और आदिवासियों के लिए। तो सरकार एक ऐसी योजना लेके आई है, ऐसा प्लान लेके आई है कि जो दलित और आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिक काम कर सकें, अपने अपने उद्योग जो है वो विकसित कर सकें। तो इनके लिए सरकार ने उनको सहायता देना शुरू किया है, और सहायता 2-3 तरह की है। या तो भूखंड में उनको आरक्षण दे, या उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर डेवलप करे, या उनको निवेश में प्रोत्साहन दे, या उनको जो ऋण वगैरह जो देगी सरकार, यानी कि जो कर्जा देगी उसमें उनको कुछ अनुदान सहायता दे ब्याज में। इस तरह से इसमें कुल 9 तरह की छूट है। कितनी तरह की? कुल 9 तरह की राहत दी गई है। 2-3 जो खास खास है वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी चीज़ें जैसे मैंने कहा पीडीएफ में दे देंगे क्योंकि बहुत लेंदी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे क्या क्या है खास खास चीज़ें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत, पहले इसका आंसर दे देता हूँ, इसका उत्तर है उद्योग एवं वाणिज्य विभाग इस योजना का संचालन करेगा। जैसे इसमें क्या क्या दिया जाएगा, तो सबसे पहले तो एक बनाया जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर क्या होता है? मतलब एक ऐसा सेंटर जहां इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी नए उद्योग स्थापित करने के लिए, साथ ही जो पहले से स्थापित बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनके साथ इनकी मीटिंग कराई जाएगी। तकनीक के क्षेत्र के जो लोग हैं उनके साथ नए युवाओं को, कौन से युवाओं को? जो दलित और आदिवासी वर्ग से संबंधित है। मतलब एक तरह से उनको नए उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए ऐसी सारी तकनीकी जानकारी दी जाएगी। शुरुआत में कुछ रकम भी दी जाएगी, चीज़ें समझाई जाएंगी। ऐसा सेंटर कहलाएगा क्या? इंक्यूबेशन सेंटर। ऐसा बनाया जाएगा इंक्यूबेशन सेंटर, जिसके लिए सरकार की तरफ से 100 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। और इसमें सहयोग कौन कौन करेगा? CII और डिक्की, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII, और डिक्की मतलब दलित इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। तो CII और डिक्की इसमें सहयोगी संस्थाएं होंगी। इंक्यूबेशन सेंटर ऐसा सेंटर जहां नई जो शुरुआत है उसके लिए उनको सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। तो एक चीज़ तो ये होगी। साथ ही इनको जो भूखंड दिया जाएगा इस काम के लिए, सरकार इनको भूखंड के लिए, भूखंड एक तरह से आप समझते हैं भूमि प्लॉट कितना, तो पहले 2000 वर्ग मीटर था, जिसको अब बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 4000 वर्ग मीटर। यहाँ मैं मतलब वीडियो में वही सारी फैक्चुअल चीज़ें लिख रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा है। छोटे छोटे जो भी पॉइंट बचेंगे वो पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। जैसे कि 4000 वर्ग मीटर और इनका भूखंड दिया जाएगा उद्योग स्थापित करने के लिए। कौन सी जगह पर? तो ये रीको वाले एरिया में, रीको औद्योगिक क्षेत्र में इनको 4000 वर्ग मीटर तक का भूखंड मिलेगा। साथ ही इनको अगर ये कर्जा लेते हैं, सरकार इनको कर्जा देती है इस योजना के तहत, तो उसमें भी इनमें ब्याज में जिससे ज़्यादा अनुदान दिया जाएगा। जैसे अगर 25 लाख तक का ब्याज है तो उस पर कितनी, मतलब ब्याज की ऋण में जो अनुदान राशि है वो कितनी दी जाएगी? 9% तक इनको ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और अगर 5 करोड़ तक है तो कितना दिया जाएगा? तो 7%। ये जो परसेंटेज राशि है ये मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो दिया जाता है उससे 1% ज़्यादा है। लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत अगर 25 लाख तक का कर्ज लेते हैं तो कितना परसेंट ब्याज अनुदान मिलता है? उस योजना में मिलता है 8%। जबकि इस योजना के तहत राजस्थान भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अगर कर्जा लेते हैं तो 9% ब्याज अनुदान 25 लाख के कर्ज पर, और अगर 5 करोड़ तक लेते हैं तो यहाँ मिलता है 7%। जबकि राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कितना मिलता है? तो वो है 6%। और मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना में कर्जा और भी ज़्यादा मिल सकता है, वहाँ 10 करोड़ तक भी मिलता है। यहाँ 10 करोड़ की सीमा नहीं है। तो उस योजना के तहत अगर 10 करोड़ तक का भी अनुदान लेते हैं तो उसमें कितना मिलेगा? ब्याज अनुदान 5%। यहाँ ये 2 चीज़ें याद रखनी जरूरी है, 9% और 7%। इस योजना के तहत इतने वर्ग मीटर का प्लॉट मिलेगा। साथ ही जब भूखंड का आवंटन किया जाएगा तो आवंटन में भी इनके लिए कितना परसेंट प्लॉट है जो आवंटन में सुरक्षित किए जाएंगे? तो 6% उसमें इनको आरक्षण भी मिलेगा। पहले ये कितना था? पहले 5% था, अब कितना है? 6% इनको आरक्षण भी दिया जाएगा। तो ये कौन सी योजना हुई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। कौन से विभाग द्वारा संचालित? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। मोटी मोटी चीज़ें मैंने लिख दी हैं और छोटी चीज़ें आपको मिलेंगी पीडीएफ में। अब कल की क्लास एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन क्या था?
इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना संपूर्ण राजस्थान में किस तिथि से लागू की गई? तो संपूर्ण राजस्थान में लागू की गई कब? 1 अप्रैल 2022 से। घोषणा कब की गई थी? बजट 2020-21 में। शुरू में कौन कौन से जिलों में लागू की गई? तो 5 जिले, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और बारां। और उसके बाद पूरे राजस्थान में कब लागू कर दी गई? तो 1 अप्रैल 2022 से। यहाँ मैंने 3-4 डेट भी लिखी थी इस योजना के तहत। और साथ इसमें खास बात ये थी कि दूसरी संतान के जन्म पर 6,000 रुपये सरकार देती है और कितने? 5 किस्तों में 6,000 रुपयों का भुगतान किया जाता है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या था कि राज्य बजट 2022-23 में घोषित टेक्नोलॉजी आधारित इंडस्ट्री लगाने हेतु बहुमंजिला उद्योग परिसर यानी कि मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो इसमें कौन सी सुविधा थी? प्लग एंड प्ले की सुविधा, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या रेडीमेड गारमेंट्स या ज्वेलरी, ये सारी चीज़ों का, उद्योगों का वहाँ निर्माण किया जाएगा। तो इसका आंसर था ए और बी दोनों, यानी कि सालारपुर, ग्रेटर भिवाड़ी और बोरानाड़ा, जोधपुर, इन दोनों में ये मल्टी स्टोरेज इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा और दोनों के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? राज्य बजट 2022-23 में घोषित संस्थान जो कि संबंधित स्थान के साथ सुमेलित नहीं है। तो उत्तर था इसका अजमेर, क्योंकि ई वेस्ट रिसाइकिल पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? जोधपुर में बनाया जा रहा है। जब बांसवाड़ा की बात आई थी, बांसवाड़ा में बनाया जा रहा है वैदिक गुरुकुल। कौन सी यूनिवर्सिटी में? तो ये गोविंद गुरु विश्वविद्यालय में वैदिक गुरुकुल बनाया जा रहा है। तभी गोविंद गुरु के नाम के साथ मैंने सारी चीज़ें बताई थी, जैसे इन्होंने संत सभा की स्थापना की 1883 में, साथ ही कहाँ पे की? तो सिरोही में की। इनका नाम इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि मानगढ़ धाम की वजह से अभी ये चर्चा में चल रहा है। प्रधानमंत्री की अभी वहाँ मीटिंग हुई, रैली हुई, चुनावी रैली हुई, मुख्यमंत्री भी वहीं थे। साथ ही गुजरात में भी कुछ दिन पहले एक मोरबी वाली घटना हुई, दुर्घटना हुई, तो उस वजह से भी आसपास की चीज़ें चर्चा में हैं। गुजरात भी चर्चा में है और उससे संबंधित जो राजस्थान का लगता हुआ एरिया है मानगढ़ धाम, वो चर्चा में है। तो चर्चा में है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पूरे घटनाक्रम पर, यानी कि मानगढ़ धाम पर जो पुस्तक लिखी गई, कौन सी पुस्तक? तो हरिराम मीणा द्वारा धूणी तपे तीर, और इसी उपन्यास पर आधारित एक फिल्म बनाई गई जंगल में जलियांवाला, जिसके डायरेक्टर कौन थे? अनुराग शर्मा। और इस फिल्म को 2011 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अवार्ड भी मिला था। मानगढ़ धाम की घटना कब हुई? 17 नवंबर 1913, जहाँ जो मेजर बैली है उसने इस पूरे प्लान बनाया, मतलब इस पूरी योजना, गोली जो वहाँ चलाई गई, गोली कांड की पूरी योजना किसने बनाई? मेजर बैली। और गोली चलाने का आदेश किसने दिया? जेपी स्टॉकले। ये सारी बातें थी जो मैंने इसलिए कही थी आपसे कि करंट अफेयर्स की जो चीज़ें हैं, अगर वो आपकी ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, इकोनॉमिक्स से या किसी और भी सब्जेक्ट से, जैसे जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अगर रिलेट कर रही हैं, तो उससे संबंधित वो चैप्टर आप साथ के साथ पढ़ लें, ताकि आपको एग्जाम में या सिलेबस का बर्डन आपको कम से कम होता जाएगा और वहाँ से आपकी तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना की घोषणा कब की गई? तो कब की गई थी? ये बजट 2022-23 में, जिसमें क्या था कि घर बैठे महिलाएं जो हैं वो घर से काम कर सकें, इनको घर पे जॉब मिल सके, और आगामी 1 वर्ष में 20,000 महिलाओं को योजना, मतलब रोजगार देने की ये योजना थी। अगला क्वेश्चन, राज्य बजट 2022-23 के तहत प्रदेश में संचालित इंदिरा रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो संख्या बढ़ाकर कुल कितनी कर दी गई है? 1,000, जिसमें शुरुआत जब की थी तो 358 थी, उसके बाद 512 और शुरू कर दी गई, टोटल हो चुकी हैं 870। और जो 1,000 की जानी है वो कब तक की जानी है? 19 नवंबर 2022 तक। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान स्टेट SC तथा ST डेवलपमेंट फंड प्लानिंग एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये बिल कब पेश किया गया? तो बिल पेश किया गया था कब? 2022-23 में। इसके संबंधित खास बातें थी मैंने जो बताई थी कि, यानी कि इस बिल के संबंधित एक चीज़ यहाँ बताई थी कि 500 करोड़ रुपए से क्या बनाया जाएगा? ये SC एंड ST डेवलपमेंट फंड जो पहले बनाया गया था, तब इसका फंड रखा गया था 100 करोड़ रुपए, जिसको बाद में बढ़ाकर यानी कि इस बजट में कर दिया गया 500 करोड़ रुपए। और ये 500 करोड़ रुपए किस तरह से आवंटित की जाएंगी? तो 200 करोड़ रोजगार और कृषि में, 150 करोड़ शिक्षा सामाजिक सुरक्षा में और 150 करोड़ आधारभूत संरचना निर्माण में। अगला क्वेश्चन था, राज्य में बेघर वृद्धजन कामकाजी महिलाओं एवं असहाय निराश्रित व्यक्तियों के लिए आवासीय संस्थान उपलब्ध कराने हेतु किस संस्थान की तर्ज पर मुख्यमंत्री पुनर्वास गृह योजना शुरू की गई है? तो जिसका उत्तर था अपना गृह।
ये राजस्थान के सभी जिलों में शुरू की जाएगी और जिन जिलों में ज़्यादा ज़रूरत है तो वहाँ एक से ज़्यादा भी बनाए जा सकते हैं। तो शुरुआत में कुल 45 बनाए जा रहे हैं, जिसमें जो क्षमता होगी, एक जो घर होगा उसकी 75 सीट, तो 75 की क्षमता वाले ये घर बनाए जा रहे हैं। दूसरा ऑप्शन जो था नंदघर, तो नंदघर दरअसल वेदांता समूह के साथ राज्य सरकार का एक समझौता है, जिसमें आंगनबाड़ी केंद्रों को विकसित किया जाएगा ताकि बच्चों की जो शुरुआती एजुकेशन है वहाँ हो सके। अगला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत शामिल शहर कौन सा है? तो कल किसी ने क्वेश्चन में जो कमेंट्स में पूछा था कि इसमें चित्तौड़ है या जोधपुर है या दोनों है, तो चित्तौड़ और जोधपुर दोनों ही हैं। क्योंकि क्या हुआ, जब ये योजना शुरू हुई तो पहले केंद्र सरकार ने 4 शहरों को चुना। कौन कौन से 4 शहर? जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा। और राजस्थान सरकार ने खुद अपने बजट में 2022-23 में इन 3 शहरों को, यानी कि 3 तो संभागों को और बाकी के 3 और शहरों को, तो कुल 6 ये और 4 ये, इस तरह कुल 10 शहर हैं जो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना के तहत पात्र हैं। अगला क्वेश्चन था, राज्य बजट 2022-23 में घोषित मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना हेतु कितने बजट का प्रावधान किया गया? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना में क्या था कि ऐसे जो क्षेत्र हैं जो दुर्गम हैं, दूरस्थ हैं, पहुंचना जहाँ कठिन है, पिछड़े हुए क्षेत्र हैं, उनमें आधारभूत संरचना के विकास के लिए ये योजना लाई गई। ऐसे ही पहले से योजना चल रही है, जैसे डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम या मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम या मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, तो उसी की तर्ज पर अब नई और योजना लाई गई। क्या? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना। आगे क्वेश्चन क्या था, मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना के संबंध में सही कथन क्या है? तो डिजिटल सेवा योजना थी कि जिसमें घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। 1,33,00,000 महिलाओं को निःशुल्क स्मार्टफोन दिया जाएगा और उसके साथ 3 साल तक फ्री में इंटरनेट दिया जाएगा और उसके तहत सरकार का लगभग 2500 करोड़ रुपए वार्षिक व्यय प्रस्तावित है। यानी कि ये सारी चीज़ें इसका उत्तर है। और लास्ट में जो लोग सेकेंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक खास बात, उनके एग्ज़ाम से पहले एक एग्ज़ाम यानी परीक्षा से पहले एक परीक्षा जो कब होने वाली है? 20 नवंबर को होने वाली है, जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 14 नवंबर तक। इसमें आप अगर केवल पेपर फर्स्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो 100 रुपये, और अगर पेपर सेकंड के लिए केवल तो भी 100 रुपये, और अगर आप दोनों एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो 160 रुपये। इसके लिए आप कलाम अकेडमी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड के साथ भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो ये बात हुई आज की क्लास की। ये क्लास कंटिन्यू थी कौन सी? राजस्थान बजट वाली। तो बजट की हमने अब 3 क्लास कंप्लीट कर चुकी हैं। अब केवल इसमें इस मैगजीन में, यानी कि जनवरी से लेकर जो मार्च 2022 वाली मैगजीन है, अब उसमें एक ही चैप्टर बचता है। वो चैप्टर है कौन सा? राजस्थान की जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 वाली, केवल वो चैप्टर बचा है। उसके अलावा कुछ अन्य छोटे मोटे कुछ तथ्य हैं, कहाँ कोई नया स्थान बना, कोई नई घोषणा, कोई और चर्चित स्थान, व्यक्तित्व, जो लास्ट में विविध कुछ रह जाएगा। तो अब मैक्सिमम 1 या 2 क्लास में अब ये वाली मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी। फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अप्रैल वाली। तो हम मिलते हैं कल अगली वीडियो में। धन्यवाद।